तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कुटिल कहते हैं। भारत का जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है अब वो कंप्लीट होता हुआ नजर आता है कि हम इस दुनिया में जो अपने आप को महाशक्ति कहलवाने के आदी हो गए हैं, विश्व गुरु कहलाने के आदी हो गए हैं, हम एक नॉन एंटिटी हैं और हम एक बैक बेंचर के रूप में पीछे बिठा दिए गए कि आप पीछे बढ़ जाओ, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। भारत का जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है अब वो कंप्लीट होता हुआ नजर आता है कि हम इस दुनिया में जो अपने आप को महाशक्ति कहलवाने के आदी हो गए हैं, विश्व गुरु कहलाने के आदी हो गए हैं, हम एक नॉन एंटिटी हैं और हम एक बैक बेंचर के रूप में पीछे बिठा दिए गए कि आप पीछे बढ़ जाओ, तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने अपना नॉन अलाइनमेंट का जो मूवमेंट था उसको त्याग दिया और हमने एक बेकार सी मल्टी अलाइनमेंट को चुन लिया जिसका कोई अर्थ नहीं था। और जब विदेश नीति किसी एक व्यक्ति प्रमुख के आसपास घूमनी शुरू हो जाए और देश को त्याग दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि आपने एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर कर दिया है। हमारे साथ वही हुआ है। आज जब पाकिस्तान फोरफ्रंट पे आता है डिप्लोमेटिकली, हालांकि उसके साथ ओमान भी था, टर्की भी था, इजिप्ट भी था, ओमान बैक चैनल में था हमेशा की तरह, और फिर लास्ट मोमेंट में चाइना भी आता है और चाइना फिर अल्टीमेटली उसको क्रियान्वित कर देता है, क्योंकि ईरान तो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ईरान सिर्फ चाइना के कहने पे माना है, यानी कि शी जिनपिंग और ट्रंप का जो कम्युनिकेशन था, जो हमारे पास सूचना है। तो बिना शी जिनपिंग के ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन बैक चैनल के द्वारा शी जिनपिंग ने अपनी पावर का एहसास कराया कि इस दुनिया में अगर वो महाशक्ति है तो उसका एहसास करवाना भी जरूरी होता है। दुनिया में कोई आपको महाशक्ति नहीं मानेगा अगर आप उसका एहसास नहीं करवाते हो। भारत ने अपने लिए एक नई टर्मिनोलॉजी खोज के रख ली कि स्ट्रेटजिक साइलेंस। हमें अपने देश के हित देखने हैं। गल्फ में 1 करोड़ हमारे भारतीय जल जाएं, लेकिन वो हमारा हित नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है, यह है इन्हें नहीं पता साहब, तो ये चुप रहेंगे। इनके लोग हथकड़ियों बीड़ियों में भेज दिए जाएं, ये अपना स्ट्रेटजिक साइलेंस इनका रहेगा, हम चुप रहेंगे। इसके बाद आप युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल चले जाते हैं और दुनिया को संदेश दे देते हैं कि हम इजराइल की ओर खड़े हैं, तो और जब कुछ पूछा जाता है तो स्ट्रेटजिक साइलेंस होता है। खमने साहब मर जाते हैं, 6 दिन तक हम एब्सेंट रहते हैं दुनिया के फील्ड में से, हम शोक भी व्यक्त नहीं करते, इसे स्ट्रेटजिक साइलेंस कहा जाता है। मिदाब में 180 बच्चियों को मार दिया जाता है, हम कंट्री का नाम नहीं लेते, इसे स्ट्रेटजिक साइलेंस कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक वक्तव्य आता है कि हम बच्चियों की हत्या की निंदा करते हैं, लेकिन उसमें इजराइल और अमेरिका का नाम नहीं लेते, स्ट्रेटजिक साइलेंस है साहब। कमाल की बात है साहब, हर जगह स्ट्रेटजिक साइलेंस है, इसे स्ट्रेटजिक साइलेंस कहते हैं। मेरी नजर में एक कायरता है। हम भारतीय कायर नहीं है तो भारत की सरकार कायर है। मैं आपको बताऊं, भारतीय कायर नहीं है, भारत की सरकार कायर है जो इस किस्म की पिक्चर पेश करती है कि स्ट्रेटजिक साइलेंस है हमारा। तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अपना अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कुटिल नीति कहते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना, जयशंकर। तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है, अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटजिक साइलेंस एक स्ट्रेटजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजरों में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था।
और रूस भी चाहता था, उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज जो हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है, हम कहीं भी नहीं है एक्चुअली। हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन में चले गए हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज ए ब्यूटीफुल आइसोलेशन फॉर इंडिया एज फार एज वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज कंसर्न। बाकी जितने मर्जी ढोलक मंजीरे लेके गीत गाते रहो, डमरू बजाते रहो, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन विदेश नीति के मामले में जो हमारे फेलियर्स हैं, जो ब्लंडर्स हैं, वो वास्तव में ही हिमालयन ब्लंडर से भी ज्यादा हैं। और इस बात को ईरान भी पहचानता है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ खड़ी है, लेकिन अधिकतर भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी है। और ये इनसे सहन नहीं होता कि ऐसा कैसा हो गया कि दुनिया की भी अधिकतर जनता 800 करोड़ में से ईरान के साथ खड़ी है, वो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने कत्लेआम किया है, उन्होंने जेनोसाइड किया है, उन्होंने बच्चियों को मारा है। दे आर द वॉर क्रिमिनल्स। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में आतंकवादी कौन है? हमास आतंकवादी है या हिजबुल्लाह आतंकवादी है, या फिर वो आतंकवादी है जिसने 20,000 बच्चे गजा में मार दिए, 400 बच्चे बैरूत के अंदर मार दिए? तो वो आतंकवादी नहीं है, वो वॉर क्राइम नहीं है। वो आदमी जो कहता है कि मैं 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को एक रात में मिटाकर राख कर दूंगा, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या लोगों को कहने में शर्म आती होगी, हिचक होती होगी? हमें कहने में शर्म नहीं है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश इजराइल के साथ मिलके अगर आतंकवाद के अंदर आता है और बुली करता है, तो साहब हमें खड़ा होना पड़ेगा। उस समय स्ट्रेटेजिक साइलेंस कायरता है, और हमारी सरकार की कायरता खुलकर सामने आई है, और हमें उस आइसोलेशन का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आज का दिन भारत की विदेश नीति के ताबूत में कील ठुकने जैसा है, जो पिछले 12 साल से हर कोने में एक एक कील ठुक रही है। हमारे विदेश मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय के अधिकारी, इन सब लोगों ने मिलकर पिछले 12 सालों में भारत की विदेश नीति का शीराजा बिखेर दिया है, उसका लवड़ेन भोज्यम कर दिया है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में, जिस दिन प्रधानमंत्री इजराइल गए थे उसके 72 घंटे बाद लड़ाई शुरू हुई, उसी दिन हमारी विदेश नीति का जनाजा निकल गया था। अब जरा कल्पना करके देखिए कि इस वक्त नरेंद्र मोदी, भारत सरकार, भारत का विदेश मंत्रालय, इन पर क्या बीत रही है। अंधभक्त तो खैर किसी लायक नहीं है, किसी कर्म के नहीं है। उनके पास तो अगर जमीर होता तो वे अंधभक्त ही क्यों होते? बल बुद्धि विवेक अगर होता तो इस तरह से आंखों पर पट्टी क्यों बांधे होते? क्यों इस तरह के दावे करते होते? वॉर रुकवा दी पापा पोपो, यूक्रेन रूस का युद्ध रुकवा दिया था नरेंद्र मोदी ने। क्यों वे ये दावा करते कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं? अगर वे विश्व गुरु होते तो आज इस लड़ाई को रुकवाने का श्रेय भारत को मिलना चाहिए था। कम से कम पहल तो होनी चाहिए थी भारत की तरफ से। लेकिन हुआ क्या था? अब इस पर भी गौर कर लीजिए शिव कुमार, कि आखिर हमें यह मौका क्यों नहीं मिला? हमें किसी ने टका शेर क्यों नहीं पूछा? टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे देश के राजा की स्थिति यह है कि उसको न टका शेर में कोई पूछ रहा है, न टका शेर खाजा में कोई पूछ रहा है। वजह यह है कि जिस दिन अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अगले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। भारत के प्रधानमंत्री मुंह में दही जमाए बैठे रहे। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत सरकार ने अयातुल्ला अली खमेनेई की हत्या या मौत पर शोक नहीं जताया है। ईरान में स्कूली विद्यार्थी मारे गए, छात्राएं मारी गई 165 से ज्यादा, एक शब्द नहीं बोला हमने। 6 दिन तक भारत के विदेश मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि ईरान पर हमले की निंदा करने को तैयार नहीं हुआ। निंदा तो आज तक नहीं की। ईरान के मामले में कितनी बड़ी रणनीतिक चूक हुई है, इसलिए हमें मध्यस्थता का कोई अवसर नहीं मिला। मैं शुरू में बता चुका हूं, हमले की निंदा नहीं की भारत सरकार ने, अली खमेनेई की मौत पर शोक नहीं जताया, स्कूली बच्चियों की हत्या पर
एक शब्द नहीं बोला। ईरान का जहाज हिंद महासागर में डुबो दिया अमेरिका की पनडुब्बी ने, हमने एक शब्द नहीं बोला। बेकसूर नौसैनिक जो युद्ध वाले सैनिक नहीं थे, वे सेरिमोनियल थे, सिर्फ परेड वगैरह में शामिल होने के लिए, युद्धाभ्यास में आने के लिए। 80 नौसैनिक मारे गए, आपने एक शब्द नहीं बोला। और करेला ऊपर से नीम चढ़ा देश का विदेश मंत्री कह रहा है कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। ये कौन सी विदेश सेवा की नौकरी करके आया है भारत का विदेश मंत्री? ये तो व्हाट्सएप के आईटी सेल के ट्रोल से भी कम बुद्धि का हमारा विदेश मंत्री, जो 2 देशों 3 देशों में चल रही लड़ाई में मध्यस्थता को दलाली कह रहा है और भूल गया कि रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का श्रेय ले रहा था। तो उस विदेश मंत्री से हमने आपके ही पटल पर पूछा था, 1 महीना हो गया पूछे हुए, करीब करीब लड़ाई शुरू हुए तो अब 1.25 महीना हो रहा है। अब बताइए जयशंकर, रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने में कितनी दलाली खाई थी पॉपो ने? आज तक जवाब नहीं दिया है जयशंकर।